नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसके बारे में आज तक हम सब लोगों को भ्रम बना हुआ, जो दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था का विलेन था, खलनायक था, जिसे आज तक नायक समझा जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार था। उससे हम लोग समझते हैं कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने का काम किया। अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई आज़ादी के बाद और 1991 में जब हमने आर्थिक सुधारों को लागू किया, तब तक की कहानी सुनेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल हुआ क्या है। असल में एक वीडियो देखा मैंने पिछले दिनों, अभिषेक बनर्जी ने इसके बारे में चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की। उसी वीडियो से कुछ चीज़ें ली हुई हैं, कुछ जोड़ी हुई हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बात कही जा रही है। कोई किसी की ओपिनियन, किसी की राय या किसी विद्वेष या राग किसी वजह से नहीं। जो तथ्य बताते हैं उनके अनुसार 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी का एवरेज जो प्रति व्यक्ति था, वो भारत के हिस्से में जो आता था वो 18%। यानी अगर दुनिया भर में लोग $1 कमा रहे थे, प्रति व्यक्ति कमा रहा था, तो भारत के लोग 18 सेंट उनकी कमाई थी। अब आप देखिए वहाँ से 91 तक का सफ़र देखिए। 1960s के आते आते ये घटता रहा। 1991 में जब हमने आर्थिक सुधार लागू किए तो ये 6% पर, यानी दुनिया में लोग $1 कमा रहे थे तो भारतीय 6 सेंट कमा रहे थे। ये आर्थिक व्यवस्था थी। ये नेहरूवियन जो सोशलिज्म है, नेहरूवादी जो समाजवाद था, उसकी देन थी, उस अर्थव्यवस्था की। आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद और जो कुछ कदम उठाए गए उसके बाद, अलग अलग सरकारों ने उठाए, उसके बाद 2014 में 2014 में ये 14% पे आया और आज हम 18% पर हैं। कहाँ हैं? जहाँ हम 1960 में थे। 1960 में मतलब 47 से लेकर उसके बाद जो नेहरूवादी समाजवाद ने, इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ ने और राजीव गांधी की सरकारों ने जो गड्ढा खोदा, उसको भरते भरते 75 साल लग गए। आप इस बात को समझिए कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया और इसमें एक व्यक्ति कांस्टेंट रहा। जवाहरलाल नेहरू बने प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी बनी, बीच में लाल बहादुर शास्त्री भी बने कुछ समय के लिए, फिर राजीव गांधी बने। ये सब चलता रहा, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मैं खलनायक बता रहा हूँ, जो नायक समझा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका करियर ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विभिन्न सरकारों के साथ नेहरूवियन जो सोशलिज्म था, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके कर्णधारों में अगर गिनती होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो 1966 से 1969 तक अंकटाड में रहे, फिर उसके बाद 69 में वहाँ से लौटे तो ललित नारायण मिश्रा ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एडवाइज़र बना दिया। अब आप देखिए यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है भारत सरकार में। 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में और 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। तो किस चीज़ का इनाम मिला? एक उन्होंने बड़ी नायाब योजना लागू की थी जिसका उन्हें इनाम मिला। अर्थव्यवस्था की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं था। पैसा कैसे जुटाया जाए, कहाँ से जुटाया जाए, उसका बोझ डाला गया आम आदमी पर। कैसे डाला गया? एक नई स्कीम लॉन्च हुई जिसको कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम कहा गया। ये स्कीम लागू हुई 1974 में। 17 जुलाई 1974 को 1974 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और इसे नाम दिया गया कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम इनकम टैक्स पेयर्स ऑर्डिनेंस और 15 नवंबर 1974 से ये स्कीम लागू हो गई। अब जरा समझिए ये स्कीम थी क्या। इस स्कीम के तहत इस बात को अनिवार्य कर दिया गया कि 15,000 से 25,000 तक की आमदनी वालों को अपनी आमदनी का 4%
इस कंपलसरी डिपॉजिट में लगातार 2 साल तक हर महीने जमा करना पड़ेगा। और 25,000 से 70,000 की जिनकी आमदनी है उनको 1,000 रुपये प्लस 25,000 से ऊपर जो आमदनी है उसका 6% जमा करना पड़ेगा। और 70,000 से ज़्यादा आमदनी वालों के लिए तय किया गया कि उनको 3,700 रुपये और प्लस 70,000 से ऊपर की जो आमदनी है उसका 8% जमा करना पड़ेगा सरकार के पास, सरकारी बैंकों में। ये पैसा 2 साल तक जमा होगा। उसके बाद 2 साल बाद 5 समान किश्तों में आपको वापस मिलेगा और इस पर चक्रवृद्धि दर से ब्याज नहीं मिलेगा। सामान्य ब्याज जो बैंक का है, जो अधिकतम उस समय रेट जो चल रहा था उसके अनुसार ब्याज मिलेगा। आज जरा सा आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहे लोगों से कि पैसे की ज़रूरत है, हम एक कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम ला रहे हैं, इतने पैसे आपको 2 साल के लिए जमा करने पड़ेंगे जो आप निकाल नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं निकाल सकते। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका नतीजा क्या होगा। पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। वैसे ये स्कीम, इस तरह की स्कीम 1963 में भी लाने की कोशिश हुई थी। मुझे अब ये पता नहीं चल सका कि वो लागू हुई कि नहीं। उस स्कीम में तो जो लैंड रेवेन्यू देते हैं गांव में, यानी जिनके पास ज़मीन है, मालगुजारी देते हैं, उनको भी जमा करना था। और जो किसान के रूप में उनकी कृषि आय है, उसके अलावा अगर कोई आय है और इनकम टैक्स देते हैं तो उनको भी जमा करना पड़ेगा। जो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उनको भी जमा करना ज़रूरी था। और इसमें सरकारी और निजी कंपनियों के सारे कर्मचारियों के लिए ज़रूरी था। अब ये मैंने बड़ी खोजने की कोशिश की कि यह स्कीम लागू हुई कि नहीं हुई, इसका मुझे कोई प्रमाण मिला नहीं, तो इसलिए इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 74 में जो स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए वो लागू हुई। तो 1976 में जब वो वित्त सचिव बने तो उनको इसी स्कीम को लागू करने का इनाम मिला था। अब आप देखिए कि सीढ़ी कैसे वो चढ़ते गए, और वो सीढ़ी अब आज देखेंगे तो लगेगा कि सीढ़ी नहीं, लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। 76 से 80 तक वो वित्त सचिव रहे, 80 से 82 तक वो योजना आयोग के सदस्य बने और 82 में उनको आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। 3 साल रहे और वहाँ से निकलते देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेरोज़गारी कभी नहीं देखी। वहाँ से निकलते ही उनको 1985 में प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद वो जेनेवा में एक थिंक टैंक था, उसके सेक्रेटरी जनरल बनाकर भेजे गए। यहाँ वो 1987 से 1990 तक रहे और 1990 में वो दिल्ली आते हैं, भारत आते हैं और प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र बन जाते हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। अब ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती, ये संयोग नहीं हो सकता, ये किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा निश्चित रूप से था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सक्रिय हो चुके थे। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी थी। भारत को कर्ज की ज़रूरत थी, उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट मुश्किल से 15 दिन का बचा हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज $7 बिलियन का, सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का लोन चाहिए था। प्रपोजल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से आया था और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जाते जाते उनसे अपने लिए एक नई नौकरी का इंतज़ाम करवा लिया। यूजीसी के चेयरमैन बन गए। आपको कोई ब्यूरोक्रेट और भारत में नहीं मिलेगा, भारत के पूरे 75 साल के इतिहास में, जो लगातार इस तरह से जो है एक के बाद एक पद पाता रहा हो। लेकिन 1974 की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी फिर से। 1974 में महंगाई की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। 28% पर इन्फ्लेशन पहुंच गया था। आज जो लोग 7% से ऊपर होने पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सवाल उठाते हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर, उनको ज़रा याद कर लेना चाहिए कि 1974 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानी जाती थी। उस समय देश की विकास की दर सिर्फ 1% 1% थी। तो 1974 और 1975 तो आपको याद ही होगा जब इमरजेंसी लगी। हम सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस जजमेंट के मुताबिक।
इसलिए वो उन्होंने जो है इमरजेंसी लगा दी। ये तो एक कारण था, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा कारण भी था जिसको छिपाया गया। उस समय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनको सलाह दी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोकसभा भंग कीजिए और फिर से चुनाव करा लीजिए, आप जीत कर आ जाएंगी। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर 1975 में वो चुनाव में जाती, लोकसभा चुनाव में, तो लोग सड़कों पर उतर आते। जिस हालत में महंगाई थी, जिस हालत में देश की अर्थव्यवस्था थी, उसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इमरजेंसी लगाने का ये भी एक बड़ा कारण था जिसके बारे में आज तक बताया नहीं गया। अर्थव्यवस्था की मुद्दे को लेकर जो इतनी आजकल आलोचना होती है, तो इतिहास के पन्नों से इन घटनाओं को दबा दिया जाता है। आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था की हालत, जो सब सहारन कंट्रीज हैं उनसे हम अमीर कब हुए, उनसे ज़्यादा अमीर 2015 में। उससे पहले तक उनसे भी गरीब थे। जब देश की अर्थव्यवस्था 1% की दर से बढ़ रही थी, जब इन्फ्लेशन 28-29% था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की क्या भूमिका होती है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उस सड़े हुए सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को डुबोया, जिसको कहा गया नेहरूवियन सोशलिज्म। उसने इस देश का जितना नुकसान किया, उसके बाद इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ ने जितना नुकसान किया अर्थव्यवस्था का, कोई सरकार नहीं कर सकती। और 90 में चूंकि चंद्रशेखर की सरकार थी, तो ऐसा माहौल बनाया गया कि बस जो 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, उसी में सब गड़बड़ हो गया। उस समय हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था। भारत डिफॉल्ट करने वाला था, दिवालिया होने वाला था। IMF और वर्ल्ड बैंक से हम लोन मांग रहे थे। कितना लोन? सिर्फ $7 बिलियन। आज $600 बिलियन से ज़्यादा का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन मोदी ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। उस $7 बिलियन के लिए IMF ने जो शर्तें कहीं वो हमको मानना पड़ा। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में RK लक्ष्मण का एक कार्टून छपा, अभिषेक बनर्जी ने उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा उस कार्टून में दिखाया है कि IMF के दफ्तर से मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव निकल रहे हैं, बोरे में पैसे लिए हुए हैं हाथ में, और आपस में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाहर लोगों से कह देंगे कि हमने अपना हाथ खुद ही मरोड़ लिया है, एक हाथ पीछे मुड़ा हुआ है। पीछे IMF के चेयरमैन को दिखाया है जो मुस्कुरा रहा है। भारत ने 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर किया। उसमें मनमोहन सिंह या PV नरसिम्हा राव का कोई योगदान नहीं था। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वो IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर हुए। अगर नहीं मानते तो वो $7 बिलियन का लोन नहीं मिलता और भारत दिवालिया हो जाता। तो उसमें कोई कारीगरी नहीं थी मनमोहन सिंह की, जिनको पेश किया जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक माना जाता है उनको, कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बदल दी। ऐसा क्या हो गया कि नेहरूवियन सोशलिज्म के पक्के अनुयायी डॉक्टर मनमोहन सिंह अचानक पूंजीवाद के समर्थक हो गए और रातों रात हो गए। ये समझने की ज़रूरत है। तो देश की अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति रही 1947 से 1991 तक, उसमें एक व्यक्ति, फिर कह रहा हूँ, अगर कांस्टेंट रूप से, स्थायी रूप से लगातार आपको दिखाई देगा तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरे किरदार बदलते रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार आपको हर जगह, हर रिजीम में दिखाई देगा। उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम मानते हैं कि उन्होंने देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबार लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है। जो सच है उसको कैसे छिपाया जाता है, और जो सच नहीं है उसको कैसे, किस रूप में पेश किया जाता है। तो जो जिम्मेदार होना चाहिए था देश की अर्थव्यवस्था की दुर्गति का, उसको देश की अर्थव्यवस्था उबारने का सेहरा पहनाया गया। तो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बर्बाद होती रही, लेकिन 2 लोग बढ़ते रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी। चुनाव दर चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ढकेलते रहे और लोगों के सामने इस तरह पेश किया कि लोग उनकी बातों में आकर वोट देते रहे।
ये होती है नैरेटिव की ताकत। ये होता है कि आप अपना पक्ष किस तरह से पेश करते हैं। ये होता है कि आप सच को किस तरह से दबाने में कामयाब होते हैं। ये होता है कि आप किस तरह से झूठे सपने दिखाते हैं। आप किस तरह से सच्चाई को दबा कर रखते हैं। और लोगों केवल इतना नहीं कि सच्चाई को दबा दिया, बात यह है कि जो वास्तविकता थी उससे ठीक उल्टी तस्वीर पेश की। और हम आप सब लोग इसको मानते रहे, आज भी मानते हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होते तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में डूब गई होती, हमारा देश दिवालिया हो गया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के सबके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और उनको जिन लोगों ने बढ़ाया, जिन लोगों ने बनाया, उनकी उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका है। तो कांग्रेस पार्टी ये जो दावा करती है कि अर्थव्यवस्था को तो हम ही ने संभाला, अर्थव्यवस्था को तो ठीक हम ही ने किया, देश को प्रगति के पथ पर तो हम ही ले गए, देश का विकास ही ना होता अगर कांग्रेस पार्टी ना होती, देश जो नेहरू की पॉलिसीज़ थी, उनकी नीतियां थी, उनकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी थी, उसकी वजह से देश में इतनी तरक्की हुई, लोगों को रोज़गार मिला, उसकी वजह से लोग रोज़गार से वंचित हुए, उसकी वजह से जो ये लाइसेंस परमिट का राज था उसके संरक्षक रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसको ख़त्म करने की जो शर्त आई IMF और वर्ल्ड बैंक की ओर से, उसको भी लागू करने वाले वही रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई सैद्धांतिक कमिटमेंट नहीं था और उनको लगातार पुरस्कार मिलता रहा। 91 का पुरस्कार उनको ये मिला, वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और देश ने घोटालों का ऐसा दौर देखा जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। 1.8 बिलियन डॉलर का सिक्योरिटीज स्कैम डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में हुआ। जब शेयर मार्केट में गड़बड़ी को लेकर संसद में सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं शेयर मार्केट की गतिविधियों को लेकर अपनी नींद नहीं खराब करता। पूरे देश की नींद खराब हुई, जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन मनमोहन सिंह पर कोई आंच नहीं आई, उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही उन पर नहीं आई। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, तमाम घोटाले, विमान खरीद का घोटाला, मतलब घोटाले ही घोटाले, बस सुनते लें, ये हालत हो गई थी। इतने बड़े घोटालों की सरकार का मुखिया आज भी सबसे ईमानदार माना जाता है। ये फिर कह रहा हूँ, ये है नैरेटिव की ताकत। मतलब ये अगर मनमोहन सिंह को ईमानदारी का तमगा देना है तो ये मानना पड़ेगा कि उनके रिजीम में जितना भ्रष्टाचार हो रहा था, जितने घपले घोटाले हो रहे थे, उनमें उनकी भूमिका तो नहीं ही थी, उनको कोई जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि किसी के खिलाफ एक्शन तो उन्होंने लिया नहीं। आप कह सकते हैं कि उनको एक्शन लेने की उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास इस्तीफा देने की तो ताकत थी, उसका तो अधिकार था। एक ईमानदार आदमी बेईमानी के इतने बड़े महासागर में कैसे आराम से रह सकता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और आज तक उन्होंने कभी इस पर अफसोस जाहिर नहीं किया। आज तक उन्होंने इस बात को लेकर कोई खेद नहीं जताया कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में इतने घोटाले हुए, बल्कि समय पड़ने पर हर बार बचाव ही किया घोटालेबाजों का और घोटालों का भी। तो इसलिए मैं कहता हूं, नैरेटिव की ताकत को समझिए। वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है और झूठ को इस तरह से पेश करता है कि हमें लगता है कि इसके अलावा तो और कुछ सच हो ही नहीं सकता, ये अंतिम सत्य है। तो इसलिए अपने आंख, कान और दिमाग खुला रखिए, देखिए कि क्या हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।